सोशल मीडिया हाइप में मान के कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा सबक मिला था मारुति सुजुकी को इन द फॉर्म ऑफ जिम्नी, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था इस गाने से। जब ये गाड़ी 3 डोर फॉर्म में 2020 एक्सपो पर शोकेस की गई थी, सबको लगा था यही बनने वाली है इंडिया की नेक्स्ट मास मार्केट ऑफ रोडर, और अगर लोगों को ये गाड़ी ना मिली तो राइट्स भी हो सकती है। और जब कार लॉन्च हुई तो प्री बुकिंग्स के बाद सब लोग ठंडे पड़ गए। कुछ ने बुकिंग्स कैंसिल करा दी बिकॉज इसकी रोड प्रेजेंस खास नहीं थी, कुछ ने बुकिंग्स इसलिए कैंसिल करा दी क्योंकि इसकी प्राइसिंग ज़्यादा हाई थी, जो ये कुछ हद तक थी भी। और बाद में इसके साथ मारुति ने थंडर एडिशन लॉन्च करके प्राइसिंग कम भी करी थी, बट फिर भी सेल्स 500-600 यूनिट से बढ़ के मैक्सिमम 2500 यूनिट्स तक ही जा पाई थी। तो उनको समझ आ गया कि इसकी डिमांड कम है, प्राइसिंग में उतनी खास दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इंडिया में रेट नहीं रोड प्रेजेंस ज़्यादा मैटर करती है। सो ऑल दैट सोशल मीडिया हाइप वाज अ लाई। अब देखो, मैं भी सोसाइटी का ही पार्ट हूँ, मुझे भी एक बड़ी थार या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ी ज़रूर पसंद आती है, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। उनकी रोड प्रेजेंस और परफॉर्मेंस दोनों ही बढ़िया है। पर फिर भी ये फ्लॉप कार ने मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी कर दी, चलो आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। तो मुझे एक पेट्रोल कार ही लेनी थी क्योंकि रनिंग इतनी कम है, और डीजल लेने का सेंस दिल्ली एनसीआर में वैसे भी नहीं बनता है। इट्स एज स्मार्ट अ डिसीजन एज एक्सपेक्टिंग योर पॉलिटिशियंस टू एक्चुअली डू सम गुड वर्क। अब इसका कैबिन इतना नैरो है और इसमें से 4 ही लोग फिट हो सकते हैं। इवन सीट बेल्ट भी सिर्फ 4 लोगों के लिए हैं इस गाड़ी में। एंड थैंकफुली मेरी फैमिली में भी 4 ही लोग हैं, और अगर कभी एक्स्ट्रा कार की नीड पड़ जाए तो वो पास में ही है। एंड कम्यूटर्स एनीवे मेरे घर में रहती थी, तो इस वजह से इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा सेंस बन जाता है। और क्योंकि ये नैरो है तो मैं इसको कहीं से भी निकाल सकता हूँ, खास कर से सिटी में, क्योंकि ये गाड़ी एक्चुअल में सिलेरियो से भी पतली है। इनिशियली मैंने सोचा था थार रॉक्स खरीदने का, लेकिन 4x4 वेरिएंट ही, और उसका 4x4 आपको सिर्फ डीजल में मिलता है, वो भी हायर वेरिएंट्स में। और लास्ट ईयर उसकी जो प्राइसिंग थी ऑन रोड दिल्ली में वो अराउंड 26 लाख रुपीज़ थी, ठीक है। उसके बाद में डीजल लेने का वैसे भी दिल्ली में कोई सेंस नहीं है, एंड मेरे को लेनी ऑटोमेटिक ही थी क्योंकि मेरे को दिल्ली में चलानी है, और उसके साथ साथ मेरी वाइफ को भी ये गाड़ी चलानी थी। मेरा बजट था 10 से 15 लाख रुपए के बीच में, और मुझे ये गाड़ी खरीदनी EMI पर थी। तो इसकी जो डाउन पेमेंट थी वो मैंने अपनी फोर्ड एस्पायर डीजल बेच कर करी थी, और जैसे ही इस पर डिस्काउंट्स आए मैंने भी ये गाड़ी फाइनलाइज कर दी। अब आप ये सोच रहे होगे कि मुझे डिस्काउंट कितना मिला। वेल, ये टॉप स्पेक ऑटोमेटिक अल्फा वेरिएंट है, और मैंने जितने में खरीदी है ना, मैं उसके साथ में एक ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 भी खरीद सकता था। सो बेसिकली एक मिड स्पेक सब 4 मीटर फ्रंट व्हील ड्राइव SUV के प्राइस में एक थरोब्रेड 4x4 SUV मिल गई मुझे। आई थिंक नॉट अ बैड डील, इजंट इट? बट इसकी रनिंग के लिए ना आप मारुति वाला बजट नहीं रख सकते हो, और ऐसी एक्सपेक्टेशन भी रखोगे ना तो इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो आपको रुला देगी। क्योंकि ये देखो, यहाँ पर अप टू E20 पेट्रोल लिखा हुआ है, बट जब से एथेनॉल ब्लेंड बढ़ा है ना, इसका इंजन पुराना है, वो प्री BS6 एरा का इंजन है, और वो पुराना होने की वजह से उसकी जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। अराउंड 15 to 20% उसकी माइलेज कम हो गई है। अब इस कार में प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं जिनके साथ आपको रहना पड़ेगा, इवन इफ़ यू लव दिस कार। एंड ये देखो आप, इसके जो स्टोरेज पॉकेट्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। गाड़ी में एनीवे कुछ खास जगह है नहीं सामान स्टोर करने के लिए, और ये इतने छोटे हैं कि इनमें आप कोई बॉटल तो रख ही नहीं सकते हो। इनमें आप एक रैपर डाल सकते हो, आप एक 10 रुपये का चिप्स का पैकेट भी नहीं रख सकते हो। और इसका टर्निंग रेडियस भी इस बेसिक बॉल टाइप स्टीयरिंग व्हील की वजह से इतना बड़ा है कि एक एंडेवर भी उस जगह में मुड़ जाती है। एंड बिकॉज ये लैडर फ्रेम चैसी पर बनी है, एक प्रॉपर ऑफ रोडर है, तो इसको जो रियर सीट है वो बहुत ज़्यादा बम्पी हो जाती है। तो छोटे मोटे भी अगर आपको स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे तो उनके ऊपर से बहुत ज़्यादा स्लो करके ले जाना पड़ेगा अगर आपके पीछे यहाँ पर कोई पैसेंजर बैठा है। एंड स्पेशली फॉर माई मॉम जिनकी बैक प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है इसकी रियर सीट अगर रोड थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाए तो। अब मैं एक ऑटो जर्नलिस्ट हूँ, और हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमारी खुद की गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं, और वो ख़राब भी हो सकती हैं बिकॉज ऑफ लो रनिंग, जो मैंने पास्ट में फेस भी किया है। इनफैक्ट मैंने जो अपनी गाड़ी लास्ट टाइम बेची थी इस गाड़ी को खरीदने से पहले, वो 7 साल में सिर्फ 32,000 किलोमीटर्स चली थी। और मुझे कार 4x4 ही चाहिए थी, क्योंकि कम्यूटर तो एनीवे घर में ऑलरेडी है, और 3 टू व्हीलर भी हैं, और जो सब मोस्टली पार्कड ही रहते हैं। कम्यूटिंग का मोस्टली काम बहुत कम रहता है बिकॉज हमारा जो भी सब कुछ है आसपास है।
विच मीन्स गाड़ी डुअल पर्पस ही चाहिए थी, जो 4x4 भी कर ले, क्योंकि एटलीस्ट उसका एक लाइफस्टाइल एंगल रहेगा और उसके साथ वीकेंड्स पर थोड़ा फन या ऑफ रोडिंग की जाने का चांस भी रहेगा। तो आज की तारीख में इससे माइलेज मैक्सिमम आप 12-13 की एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जो रेंज रहती है वो 9-10 से 13-14 तो कभी नहीं जाएगी, बट इस रेंज में ही रहेगी 13 के आसपास। एंड अगर आप मैनुअल ले लो तो आपकी माइलेज थोड़ी बेटर हो जाएगी। अगर आप हाईवे पर चला रहे हो क्रूज़ कंट्रोल सेट करके, तो उसका जो आरपीएम काउंटर है टैकोमीटर में वो थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा गियर है जो मेरी ऑटोमेटिक है। यहाँ पर अगर मैं हाईवे पर क्रूज़ कर लूँ 100 की स्पीड पर, तो अराउंड 3200 आरपीएम पर रहता है इसका जो टैको है। एंड इस कारण इसकी जो माइलेज है वो मैक्सिमम 9-10 की मिलेगी अगर मैं ये सस्टेन करके रखूँ थ्रू आउट माई ट्रिप। और इस वजह से मैं गाड़ी को हाईवेज़ पर थोड़ा स्लो ही चलाता हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ इसकी जो रेंज है वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है एंड पेट्रोल बार बार भरवाना पड़ता है, तो वो भी टाइम वेस्ट ही है। तो बेस्ट यही रहता है स्वीट स्पॉट कि मैं इसको अराउंड 90 चला लूँ। एंड 90 में भी एक जो स्पीडो एरर है वो 5-6 का है, तो एक्चुअल में कार 85 पर ही चल रही होती है। तो गाड़ी देखो थोड़ी स्लो तो ज़रूर रहती है। अगर आप मैनुअल लोगे तो थोड़ा आपका काम आसान हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स सिटी में अगर आपको एक क्विक ओवरटेक करना हो तो इसका जो ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक है बहुत ही क्विक है, बट ऑफ कोर्स रेशियोज़ कम है तो आपकी माइलेज बहुत ख़राब हो जाती है हाईवेज़ पर। एंड अगर आप मैनुअल ले लोगे तो मैनुअल के साथ आपको एक हैवी क्लच और हैवी गियर बॉक्स का कॉस्ट चुकाना पड़ता है, जो कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है अनलेस दे आर वेरी यूज्ड टू इट। एंड ये स्टीयरिंग भी काफ़ी टाइट है ऑलरेडी, क्योंकि ये बॉल टाइप स्टीयरिंग व्हील है, रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप। एंड अगर आप टायर्स वगैरह अपग्रेड करा लो तो गाड़ी का स्टीयरिंग और ज़्यादा हैवी हो जाता है। मेरा टायर ऑलरेडी अपग्रेडेड है तो ये थोड़ा हैवी है फ्रॉम अ स्टॉक कार। बट ऑफ कोर्स ख़राब रोड मेरे को मिल जाए ना अगर, तो मैं वेट कर रहा होता हूँ एकदम, जिस टाइम मेरे को ख़राब रोड मिल जाए जहाँ पर सारी दुनिया स्लो हो रही है, मैं वहाँ से एकदम बिल्कुल भी ब्रेक पर अपना पाँव नहीं लगाता हूँ, एक्चुअली एक्सेलरेटर दबाता हूँ कि और स्पीड से निकल के जाऊँ वहाँ से, क्योंकि मज़ा बहुत आता है जब ख़राब रोड मिलती है। बस इसका ट्रैक्शन कंट्रोल किक इन करता रहता है और मज़ा थोड़ा ख़राब करता रहता है। बट उससे थोड़ी स्लो स्पीड पर अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ख़राब रोड मिल जाए तो वहाँ पर आप एकदम रियर भी स्लाइड कर सकते हो, बिकॉज एक रियर व्हील ड्राइव कार है। तो आपको सीखने के लिए भी इस गाड़ी के साथ काफ़ी कुछ मिल जाता है एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी थोड़ा फन ऐड कर देता है आपकी डेली ड्राइविंग में। और ये ट्रैफिक में जो गैप्स है ना, ये क्लोज करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे तो अपनी गाड़ी कहीं से लगने का भी कोई डर नहीं है, बिकॉज ये गाड़ी इतनी नैरो है, ऊपर से साइड में इसके सारी तरफ प्लास्टिक क्लैडिंग ही है, बहुत ही प्यार से रिप्लेस हो जाएगी, मेरा पेंट चिप ऑफ नहीं होगा। तो ये जो मेरा स्ट्रेस है ना ड्राइविंग का, जब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस मारुति सुजुकी जिम्नी को ख़रीदने का। और इस गाड़ी के साथ ना मैं भी फेंस पर ही बैठा रहता अगर इसकी प्राइसिंग कम ना होती। तो देखो कुछ लोगों के लिए तो हेल्प हुई थी जब इसकी प्राइसिंग कम हुई, बट ओवरऑल इस मार्केट में इंडिया में इसकी कोई डिमांड नहीं है। बट आप देखोगे तो जापान में एक गाड़ी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, उन्होंने तो बुकिंग्स ही कुछ सालों के लिए बंद कर दी, और बहुत सारी मार्केट्स में ओवरसीज़ ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इन डिमांड है। और इस गाड़ी को ना मैं स्पीति लेके जा चुका हूँ, मैं जैसलमेर वगैरह तक लेके जा चुका हूँ। अब हाईवेज़ पर तो ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पता पड़ती है, लेकिन जब आप ऑफ रोड में जाते हो ना तो आपको पता चलता है कि ये एक इनविंसिबल कार है। जो अंडर बॉडी है, जो प्लेटफॉर्म है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से ये भले ही छोटी हो, पर आपको ये खुशी रहती है कि आप जो चला रहे हो ना, ऑलमोस्ट 98-99% कार्स जो रोड पर चल रही है ना, उनसे एटलीस्ट एक काम में ये बेहतर है। इसके ऊपर एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि मैंने इसमें क्या क्या काम करवाया हुआ है, बिकॉज मैंने इसको काफ़ी अलग बनाया। आपने मार्केट में जो भी जिम्नीज देखी होंगी वो सब एक की एक कॉपी लगती हैं, यहाँ पर आपको एक बिल्कुल ही अलग टेस्ट देखने को मिलेगा इस गाड़ी में। मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट स्टॉक है और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं किया है, बट लोग इसे रुक रुक कर देखते हैं, मुड़ मुड़ कर देखते हैं एंड अप्रिशिएट भी करते हैं, जो मैंने बहुत कम कार्स के साथ देखा है आके लोगों को करते हुए, स्पेशली दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पर लोग एनीवे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहते हैं एक दूसरे से, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।